जी बताइए। सामने आपके सामने 3 पाम दिए हुए हैं, 1 2 3। इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा अच्छा लग रहा है? बस आपको अभी कुछ नहीं मालूम। एक लेमैन, एक जर्नल, जो एक कॉमन सेंस है, उसके तहत आप अपना डिसीजन लीजिए कि कौन सा हाथ अच्छा लग रहा है आपको। पहला वाला रेक्टेंगुलर है और तीसरा वाला निश्चित है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो है वो एक नॉर्मल है ना, रेक्टेंगल, और जिसको नॉर्मल बोलेंगे। सेकंड जो है वो एज ए फिलोसफर या मिश्रित या बिजनेस हैंड इसको बोल सकते हैं। ऐसे लोग जिनके नेल्स लंबे होते हैं, तो ऐसे लोग इंस्ट्रूमेंटल, उनके अंदर कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाते हैं, या फिर चित्रकारी, नक्काशी, कारीगरी या मूर्तिकार, इस तरह से देखे गए हैं। ठीक है, कवि भी होते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि 2 प्रोफेशन ऐसे होते हैं, एक होता है कवि और दूसरे होते हैं मूर्तिकार। ये जो हैं बाय बर्थ होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। और प्रैक्टिस करके, कोई कहता है ना कि अगर कोई अच्छा सिंगर है, प्लेबैक सिंगर हो, हैं, ठीक है, प्लेबैक सिंगर हो, या कोई बहुत अच्छा गिटार सितार और वायलिन तबला ये बजा लेता हो, तो इस पे प्रैक्टिस करके व्यक्ति जो है अच्छा सिंगर बन सकता है। प्रैक्टिस करके व्यक्ति जो है वो अच्छा वायलिन वादक बन सकता है। लेकिन प्रैक्टिस करके एक अच्छा कवि या प्रैक्टिस करके एक अच्छा मूर्तिकार नहीं बन सकता। ये बाई बर्थ होता है, माँ सरस्वती की कृपा होती है जिसके ऊपर, वही बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सेकंड शेप हाथ की है, वो अच्छे मूर्तिकार भी होते हैं, कवि भी होते हैं, राइटर होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई कारीगरी, ये सारी चीज़ें उनके अंदर वो होती। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, और फर्स्ट हैंड जो होता है वो नॉर्मल हैंड होता है। 80% ज़्यादातर आपको ये फर्स्ट हैंड जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड इमेज की अगर बात करें, थर्ड इमेज जो है उसमें शेप की अगर बात करें, फिंगर्स शेप की, तो देखिए इस तरीके से कुछ, जिसको कहते हैं ना कि शार्पनेस नहीं होती, गांठदार हाथ होता है, इधर से दबा, इधर से उठा, इधर से दबा। नेल्स बहुत छोटे छोटे नेल्स होते हैं, निकृष्ट हाथ कहा गया है, बहुत बेकार हाथ होता है। हालांकि इस शेप के ज़्यादातर जो फर्स्ट लाइन सोल्जर्स होते हैं आर्मी में, वो जो कमीशन अधिकारी नहीं होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उनके भी हाथ इस तरीके के पाए जाते हैं। बहुत सख्त और कठोर हाथ होते हैं, उनमें सॉफ्टनेस नहीं होती हाथ में। फिंगर्स जो होती हैं वो टेढ़ी सी, शार्पनेस नहीं होती है, हल्की सी गांठदार होती है, यहाँ पे उभरा हुआ, यहाँ पे शेप इस तरीके का। तो इस तरीके के जो हाथ होते हैं, तो ज़्यादातर जो मेहनत का काम करते हैं, जैसे कि लोहा पीटने वगैरह का काम हो गया, और जैसे कि वो होते हैं जो कारपेंटर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के अंदर जो मेहनत का काम करते हैं, हाथों का काम करते हैं, उनके अंदर उनके इस तरह से फिंगर्स और नेल्स पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे नेल्स होते हैं। अब बात आती है, ये तो हम बात कर रहे हैं फ्रंट साइड पाम की। फ्रंट साइड पाम अगर खूबसूरत होगा, नॉर्मल होगा, शुभ होगा,
तभी अंदर की जो लाइंस होंगी उसके प्रोपोर्शनेट, उसके अकॉर्डिंग वो अपना शुभ अशुभ फल देंगी। यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बोला था कि अगर लक लाइन बहुत अच्छी भी है, हाथ में बहुत अच्छी लक लाइन है, हम लक लाइन बना के दिखा देते हैं, हम पलट देते हैं हाथ को, पाम इमेज आपको लेके दिखाते हैं। ये हो गई लाइफ लाइन, ये हो गई हार्ट लाइन, ये हो गई ब्रेन लाइन, और ये जा रही है लक लाइन, ये जा रही है लक लाइन। लक लाइन यहाँ से ब्रेक भी है। इस वाले हाथ की अगर बात करें, ये हो गई लाइफ लाइन, ये हो गई हार्ट लाइन, ये हो गई ब्रेन लाइन, और ये नीचे से जा रही है लक लाइन। ये हाथ शुभ है, लेकिन यहाँ पे लक लाइन जो है एक जगह यहाँ पे ब्रेक है। ये हाथ अशुभ है, लेकिन यहाँ पे जो लक लाइन है वो सीधा नीचे से बिना कटे फटे, बिना ब्रेक हुए, सीधे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जाके ख़त्म हुई। लक लाइन इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में अगर डी एंड होती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर कोई पाम का प्रेडिक्शन करेगा दोनों हाथों का, तो कहेगा ठीक है, ये आपकी लक लाइन जो है यहाँ पे ब्रेक है, इसका मतलब भाग्यवश आपका कोई जॉब या आपका कोई ऑक्यूपेशन जो था वो ब्रेक हुआ, उसके बाद में आपने दूसरा कोई काम शुरू किया। लेकिन इस वाले हाथ को अगर प्रेडिक्ट करेगा तो क्या कहेगा कि बहुत अच्छा भाग्य है, शुरू से बचपन से यहाँ से स्टार्ट हुआ, बचपन से बहुत भाग्यशाली हैं, बिल्कुल निर्बाध, फ्लुएंटली ऊपर तक चलती चली गई है थ्रू आउट, बिना ब्लर हुए, बिना ब्रेक हुए, इस बिल्कुल थ्रू आउट ऊपर तक गई है, तो बहुत अच्छा भाग्य है। लेकिन भाग्य अच्छा नहीं है क्योंकि हाथ अच्छा नहीं है, भाग्य अच्छा नहीं है क्योंकि हाथ अच्छा नहीं है। हमने वही कहा था, एग्जाम्पल दिया था कि अमृत और शेरनी के दूध को केवल स्वर्ण पात्र में ही रखा जाता है, किसी और पात्र में रखेंगे, स्टील में या किसी और में, तो वो उसको चिपका देता है, चिपक जाता है और लीक कर जाता है। तो इसी तरीके से आपकी भाग्य रेखा, हर व्यक्ति का जो भी संसार में जन्म लिया है जिसने, उसका अपना एक भाग्य है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, चाहे वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, सब अपना भाग्य लेके आते हैं। तो सबका अपना अपना भाग्य होता है। तो भाग्य रेखा, अगर आपके साथ में कुछ भी भाग्य है, उसका एक रिक्शे वाले का भी भाग्य होता है कि आज उसको अगर 1000 रुपये की कमाई हो गई, अगले दिन उसकी 100 रुपये की भी नहीं हुई, तो कहेगा आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। अपना अपना दायरा, अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और अपनी अपनी सोच है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है। तो लिहाजा हम सबसे पहले कहने का अर्थ ये है कि पाम की लाइंस प्रिडिक्ट करने से पहले हमें आना चाहिए हस्त रेखा ज्ञान से पहले हस्त ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हस्त रेखाएं कैसी हैं, ये सेकेंडरी है। हस्त कैसा है, हाथ कैसा है, मेन इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें हाथ देखने से पहले, हाथ रेखाएं देखने से पहले हमें दोनों हाथों की दोनों साइड्स हमें चेक करनी, इसीलिए हम आप लोगों से दोनों साइड्स मांगते हैं, जिसका भी हमने हाथ पाम इमेज आपकी जो हमने मंगाई। क्लियर? अब हाथ हस्त ज्ञान में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या देखेंगे, प्रीवियस क्लास में भी हमने बताया था, अब आप नोट भी कर लीजिएगा इसको। हाथ के प्रकार हमने बता दिए थे आपको।
हाथ के प्रकार के बाद में जो और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं नेल्स होते हैं। नेल्स होते हैं जो कि हमने आपको बताए। नेल्स में अगर नेल्स की बात करें तो नेल्स में भी कई क्वालिटी होती हैं, बहुत शेप होती हैं। जैसे कि अगर गोरा हाथ होगा तो हल्की सी रेडिशनेस होती है नेल्स में। बहुत से लोगों के वाइट स्पॉट्स होते हैं नेल्स में, देखे जाते हैं इस तरीके के। अब इसमें तो वाइट नहीं बना सकते, वाइट बोर्ड ऑलरेडी है। तो इस तरीके से वाइट स्पॉट्स होते हैं, वो जो स्नायुओं की कमी होती है उसको इंडिकेट करते हैं। पेट की खराबी, जैसे बचपन में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर हाथ में वाइट स्पॉट हैं नेल्स में तो पेट की खराबी से होता है। पर्टिकुलर वो जिस नेल्स में ज़्यादा हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे। अभी हम आगे वाले लेसन में आपको बताएंगे कि कौन सी फिंगर कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, अभी नेल्स के कलर बताने से पहले इसको बताना जरूरी है। शुक्र, अंगूठा जो है वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर जो है वो गुरु, जुपिटर, बृहस्पति को इंडिकेट वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। मिडिल फिंगर जो है वो शनि को, सैटर्न, शनि को रिप्रेजेंट करता है। अनामिका, रिंग फिंगर जो है वो सूर्य को, अनामिका रिंग फिंगर जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। और लिटिल फिंगर कनिष्ठा जो है ये दो ग्रहों को, बुध को और चंद्रमा को, रिप्रेजेंट करती है। विज्ञान गया क्या? और उसको क्या तो 10 ही मिनट के लिए क्लास में आया था, आया ही क्यों था? प्रेजेंट लगाने आया था केवल। चलो ठीक है। तो अंगूठा, जो अपना अंगूठा है ये शुक्र ग्रह को, इंडेक्स फिंगर जो है वो गुरु को, मिडिल फिंगर शनि को, अनामिका रिंग फिंगर जो है वो सूर्य को, और लिटिल फिंगर कनिष्ठा सबसे छोटी वाली फिंगर जो है वो बुध और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाइट स्पॉट की हम बात कर रहे थे नेल्स में, ज़्यादातर ये चीज़ देखी जाती है 20, 25, 21 साल, 15 छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादातर होता है। तो अगर वाइट स्पॉट्स किसी भी फिंगर में उनके हैं, किसी भी फिंगर में ज़्यादा है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा होते हैं। अगर मान लीजिए लिटिल फिंगर में वाइट स्पॉट्स ज़्यादा हैं तो उसके अंदर क्या होगा, चंद्रमा और बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। आगे आने वाले लेसन में हम बताएंगे आपको कि चंद्रमा और बुध से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीजेज, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ऑब्वियसली एवरीबडी नोज वेरी वेल अबाउट इट कि चंद्रमा से रिलेटेड सर्दी जुकाम बुखार, फेफड़े से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो ये चंद्रमा से रिलेटेड होगा। तो ऐसा भी बहुत जल्दी सर्दी लग जाना, ज़ुकाम हो जाना, ठीक है। बुध से रिलेटेड, बुध क्या देता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, मेमोरी से रिलेटेड, ENT से रिलेटेड देता है, ईयर नोज थ्रोट, तो ईयर नोज थ्रोट में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह से, ठीक है। शनि की उंगली में अगर मिडिल फिंगर में है तो पेट से रिलेटेड होगा, पेट खराब होगा। आगे बताएंगे आपको उसको विस्तार से। चलो ठीक है, क्लियर। ये फिगर, ये आप इसको नोट कर लीजिए। नेल्स के बाद में, अच्छा, नेल्स के कलर अगर अच्छे होंगे तो भी शुभ होगा। नेल्स में हाथ के अकॉर्डिंग अगर उसका कलर
कॉम्बिनेशन सूट कर रहा होगा तो हाथ के नेल्स अच्छे हैं। नेल्स की शेप हमने आपको बता दी, नेल्स की शेप पहले बता दी। इसके बाद में आता है थंब। इसके बाद में आता है थंब। थंब के बाद में आती हैं फिंगर्स, उंगलियां। उसके बाद आती हैं उंगलियां। फिर इसके बाद आता है कलर, कलर ऑफ पाम। फिर इसके बाद में आता है, मतलब इसको हिंदी में लिखा है इसमें इन्होंने, ऊष्मा। इसका टेम्परेचर होता है ऊष्मा। और हाथ रूखा है कि सूखा है, रूखे रूखे हाथ होते हैं, बहुत से वेट आता है, बहुत से हाथ में ठंडा। बहुत से हाथ होते हैं ना, जिसको पकड़ो जैसे टच करो तो वो ठंडे होते हैं। और फिर आता है स्पैम ऑफ पाम। स्पैम, स्पैम ऑफ पाम। स्पैम ऑफ पाम के बाद में लास्ट में आता है माउंट। क्या? हाँ, वो भी होगा, आगे बताएंगे। फिंगर गैप, फिंगर में जो गैप होता है वो आपस में उंगलियों में गैप होता है। जैसे कि जब हम हाथ ऐसे जोड़ते हैं जब हाथ, तो पीछे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, इनमें गैप है कि नहीं। बहुत सी उंगलियां जैसे जुड़ती हैं तो जुड़ नहीं पाती हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे सांस रह जाती है, जिसको कहते हैं ना गैप रह जाता है, सांस रह जाती है, जुड़ती नहीं है आपस में, ये उंगलियां आपस में जुड़ती नहीं। तो जो उंगलियां नहीं जुड़ती हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं माना गया है। उंगलियों का आपस में गैप नहीं, सांस नहीं होनी चाहिए। और जिन दो उंगलियों के बीच में गैप ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए इन दो उंगलियों के बीच में गैप ज़्यादा है, तो ये सूर्य की है, ये शनि की उंगली है, तो सूर्य शनि का कहीं ना कहीं डिसबैलेंसिंग कुंडली में नज़र आ जाएगी, एक दूसरे की दृष्टि पे होगी, अशुभ होगी। तो जो हाथ होता है वही कुंडली होती है। कुंडली देख के हाथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाथ से कुंडली का। ठीक है, फिर इसका थंब के प्रकार अभी हम आपको फिंगर भेज देंगे। सीधे सीधे तरीके से आप थंब का बस केवल ये जान लीजिए कि बहुत से लोगों के 3 तरीके के थंब होते हैं। एक तो होता है बहुत लचीला होता है, इतना लचीला होता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि पीछे तक झुक जाएगा। और कुछ लोगों का थंब जो होता है बहुत बिल्कुल स्ट्रेट टाइट होता है, और कुछ का बिल्कुल नॉर्मल होता है, ना तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है ना बहुत टाइट होता है, बीच का होता है। ठीक है, इसका एक चैप्टर है पूरा, इसकी भी फ़ोटो खींच के भेजनी पड़ेगी। थंब की हम फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं आपको। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो वर्तनी है मेरी बुक की, ये बहुत पुरानी है, पता नहीं लोगों को आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें जो लिखा है झा जो लिखा है वो आज से 100 साल पहले चलता था। बुक भी बहुत पुरानी है ये, लेकिन एंटीक है। और एंटीक चीज़ से अगर पढ़ेंगे, आजकल तो सब कॉमर्शियल है, पैसा बनाते हैं। ये हमने पिक्चर आपको भेज दी। ओके, ठीक है। हाँ, तो दूसरी एक तरीके से आप ये समझिए, नॉर्मल तरीके से बहुत ज़्यादा टाइट अगर हाथ होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत डिटरमाइंड होता है, स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, अपने आगे किसी की नहीं सुनता है,
अपनी बात को हमेशा आगे रखना कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत। और बहुत से लोग का जो है वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आधा टाइट होता है, आधा झुका हुआ होता है। तो ऐसे लोग दोनों तरफ होते हैं। समटाइम्स, टाइम टू टाइम, केस टू केस जो है वो बहुत सख्त भी हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी बहुत फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं। और बहुत से लोगों का जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, नीचे तक बिल्कुल झुक जाता है, बहुत ज़्यादा रबड़ की तरह बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन अपनी ही बातों पे स्थिर नहीं रहते। पता चला कि ये उन्होंने कह दिया कि नहीं, हाँ ये तो हमारे प्रिंसिपल हैं, और एक ही घंटे बाद अपने ही प्रिंसिपलों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो अपनी ही बातों पे टिके नहीं रहते। ठीक है ना हर्ष, यही तो था ना। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि हमको थंब का आकार देखने के बाद में व्यक्ति के स्वभाव का पता चल जाता है। फिर इसके बाद में आती हैं फिंगर्स के बारे में भी अभी हमने आपको बता ही दिया। नॉर्मल फिंगर्स हैं, इस तरह से शेप, अगर फिंगर की शार्पनेस नहीं होगी तो अच्छा नहीं माना गया। फिर उसके बाद में आता है कलर के बारे में हमने आपको बताया था कि कलर, बहुत से लोगों के हाथ में कलर, अभी आप हो सकता है कि बहुत लोगों के हाथ नहीं देखे हो, हमने अपनी लाइफ में 5000 से ज़्यादा हाथ देख चुके हैं, हस्तरेखाएँ देख चुके हैं। 5000 तो फिगर थी सन 2020 में, उसके बाद काउंट नहीं किया, तो 5000 से ज़्यादा हाथ देख चुके हैं। तो कहने का मतलब कलर जो होता है हाथ का, कुछ लोगों का तो ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होती है कलर में, यहाँ का भी सेम कलर। कुछ लोगों के कलर में यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, इस तरीके का कलर होता है, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं माना गया। इसके बाद में आता है ऊष्मा, टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर कितना, आपका जो फ़ारेनहाइट 98 डिग्री टेम्परेचर आपका बॉडी के अंदर है, नॉर्मल अगर उससे ज़्यादा है टेम्परेचर, तो ऐसा व्यक्ति जो है मोर एनर्जेटिक होता है। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा अगर है आपके हाथ का, नॉर्मल टेम्परेचर से अगर आप किसी से हाथ ऐसे मिलाते हैं, तो मिलाते समय आपको एहसास हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको ये एहसास होगा कि अरे कहीं से फीवर तो नहीं। तो ये अगर लगे तो फीवर नहीं होता है। ऐसे लोग मांगलिक होते हैं, मंगली कहलाते हैं, जिसको कुंडली में मांगलिक दोष कहते हैं। कुंडली के 1, 4 और 7वें घर में अगर मंगल बैठा है, तो ये ऐसे लोग बहुत मोर एनर्जेटिक होते हैं। 8वें भाव की कुंडली में, कुंडली के 8वें भाव में और कुंडली के 12वें भाव में मंगल बैठा है, तो ऐसे लोग लेथार्सीनेस होते हैं इनके अंदर। लेकिन शुरू के 3 भावों में, कुंडली के पहले, चौथे और 7वें भाव में अगर मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति मांगलिक होते हैं, लेकिन मोर एनर्जेटिक होते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर जूझने की क्षमता होती है, किसी भी कंडीशन से वो निकल सकते हैं, हार नहीं मानते, थकते नहीं। तो ऐसे लोगों के अंदर टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी से थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। इसी के अगेंस्ट कुछ लोगों का हाथ बहुत ड्राइनेस होती है, हाथ में एक अजीब सी ड्राइनेस होती है, पकड़ो तो ऐसा लगता है लकड़ी पकड़ ली, तो वो ड्राइनेस होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसमें रूखा हाथ होता है। इसी में एक दूसरी और कंडीशन होती है, बहुत से लोगों के हाथ में पसीना बहुत आता है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ठंडा, बहुत से लोगों का हाथ नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा होता है, बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा होगा। तो अगर ठंडा हाथ होगा, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते हैं। ज़्यादातर पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक्स नहीं होते। बहुत से लोगों के अंदर ये होता है कि हर कंडीशन में प्रसन्न रहते हैं, लेकिन ये लोग जो है उदास से, मायूस से हैं, और अनहैप्पी ज़्यादातर। और क्या क्या हो सकता है, मतलब
नेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के अंदर। लेकिन एक इसका अपोजिट भी है, जिसके हाथ बहुत ठंडे होते हैं तो वो बहुत, उनके अंदर कोई एक विलक्षण प्रतिभा पाई जाती है। जैसे कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी कर लेते हैं, ये भी पाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है स्पैन ऑफ पाम। स्पैन ऑफ पाम हम नापते हैं पाम वाली साइड से, पाम वाली साइड से, ये पाम साइड आ गई। सर उष्मा हाथ कौन से होते हैं? उष्मा हैं? उष्मा ऊष्मा टेम्परेचर बताया ना, टेम्परेचर 98 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा अगर आपको लगे, किसी से हाथ जैसे ही आप मिलाएं तो हाथ मिलाते समय आपको लगे अरे इसको फीवर है, ऐसा अगर फील हो तो समझ लीजिए कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री जो अपने अंदर है उससे उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति झगड़ालू भी होते हैं, बहुत जल्दी हाँ जिसको कहते हैं ना हत्थे से उखड़ जाने वाले लोग होते हैं, शांत भी हो जाते हैं जल्दी। तो ऐसे लोग जो कहते हैं ना आपा खो लेना, तो इस तरीके के होते हैं ऊष्मा, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं स्पैम ऑफ पाम। स्पैम ऑफ पाम का मतलब ये होता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये हो गई, लाइंस बन गई, चलिए लाइन बना देते हैं। ये पाम साइड है। स्पैम ऑफ पाम हम जो नापते हैं वो कहाँ से कहाँ तक, अभी इसकी हम फिगर एक पिक्चर अभी हम जैसे ही क्लास ख़त्म होगी इसकी पिक्चर भेज देंगे। इसको हम जहाँ पे ये उंगलियाँ आपस में आके ऐसे मिल रही हैं, अभी ऐसे नहीं मिलती हैं, थोड़ा सा कर्व लिए हुए होती हैं, ऐसे ये होता है। ओके ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे मणिबंध होता है, एक रिंग दी हुई होती है, एक रिंग दी हुई होती है कलाई में, जिसको कहते हैं कलाई में, कलाई में एक रिंग दी होती है। इस रिंग का नाम है मणिबंध, इसको कहते हैं मणिबंध। यहाँ से एज नाप लेते हैं। मणिबंध हम जब भी हमारे पास में कोई पाम आता है, अब हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? स्पैम ऑफ पाम के मेजरमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको एज निकालनी होती है। तब हमको इसका स्पैन देखना पड़ता है, यहाँ से रख के 1 सेंटीमीटर से रख के और यहाँ तक हमको इसका मेजरमेंट करना होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। यह है स्पैम ऑफ पाम। और स्पैम ऑफ पाम मेल फीमेल में अगर दोनों लें तो 9 सेंटीमीटर, 10 साढ़े 10 सेंटीमीटर, 10 या साढ़े 10 सेंटीमीटर, 11 से लेके 12 सेंटीमीटर तक का नॉर्मली पाम पाया जाता है। ये साइज़ होती है अंदर का हिस्सा। अब आप पढ़ने जा रहे हैं अंदर की लाइंस को, तो अंदर की लाइंस को जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो अंदर की लाइंस में क्या होती है भाई? लाइफ लाइन होती है, ब्रेन लाइन होती है, हार्ट लाइन होती है, लक लाइन होती है, लव लाइन होती है, और मैरिज विवाह की रेखा होती है, स्वास्थ्य रेखा होती है, व्यापार की रेखा होती है। तो ये मेन लाइंस जो होती हैं, तो इन मेन लाइंस को आप पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे लाइफ लाइन है, तो लाइफ लाइन को आप पढ़ने जा रहे हैं अगर, तो एक नॉर्मल आदमी की लाइफ अगर हम 90 साल भी जो है वो इमेज करते हैं, तो 90 साल की अगर लाइफ किसी की मान के चलें, 85 साल मान के चलें,
तो 85 साल का बाइफर्केशन कैसे आएगा, हमको पता कैसे चलेगा कि इस वक्त जो एज इसकी है, सपोज दैट आपके सामने एक 45 ईयर्स ओल्ड पर्सन बैठा हुआ है, तो प्रेजेंट टाइम पे उसके साथ में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पे उसकी लकीरें किस कंडीशन में है, कहाँ हैं और वहाँ पे हैं, तो क्या वहाँ पे कोई शुभ या अशुभ साइन ऐसा है, या कोई एक लाइन आके काट रही है प्रेजेंट टाइम पे, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जानने से पहले हमें स्पैम ऑफ पाम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम लाइफ लाइन को नाप सकें कि इस वक्त उसकी एज कहाँ है। सपोज दैट कि हमने किसी का पाम ऑफ स्पैम नाप लिया स्केल से और 10 सेंटीमीटर निकला। 10 सेंटीमीटर निकलने के बाद में निकला। अब 10 सेंटीमीटर में, अभी हम पिक्चर आपको भेज देंगे, 10 सेंटीमीटर में यहाँ से जीरो एज से स्टार्ट होता है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85। मान लीजिए उसकी 85 साल की एज हमने काउंट की। अब जब हमने ये मेज़र कर लिया तो हमने एक चीज़ देखी, ये इसकी लाइफलाइन थी। अब ये इसकी लाइफलाइन थी, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे लाइफलाइन ब्रेक है। लाइफलाइन यहाँ पे ब्रेक है। अगर एक हाथ में लाइफलाइन ब्रेक है, दूसरे हाथ में भी ब्रेक है, तो खतरा है। अगर एक लाइन में एक हाथ में लाइफलाइन राइट हैंड में लाइफलाइन ब्रेक है और लेफ्ट हैंड में भी लाइफलाइन ब्रेक है, तब तो खतरा है। और अगर एक हाथ में लाइफलाइन ब्रेक है और दूसरे हाथ में लाइफलाइन ब्रेक नहीं है, तो खतरा नहीं है। तो क्या है, कोई एक्सीडेंट है। और किस एज में है, आपने मेजर करते हुए लाए 45 ईयर्स ओल्ड एज, 45 साल की एज में कोई एक्सीडेंट है। मान लीजिए वो 42 ईयर्स का है, अभी 3 साल बाद भैया आपका कोई एक्सीडेंट होगा, होशियार रहना, जान का खतरा नहीं है, क्योंकि दूसरे हाथ में लाइफलाइन ब्रेक नहीं है। और एक चीज़ और, ये सपोर्टिव लाइन होती है लाइफलाइन की। लाइफलाइन से थंब के नीचे शुक्र के स्थान पे, ये शुक्र का स्थान होता है, थंब के नीचे अगर कोई लाइन ऐसे चल रही है तो वो सपोर्टिव लाइन है। कहने का मतलब ये, इस लाइन ने इसको हिलअप कर दिया, इसको रश्मि रेखा कहते हैं। इस लाइन ने इस लाइन को लाके हिलअप कर दिया। मतलब जो इनके ऊपर प्रॉब्लम आएगी उसको उसने सपोर्ट दे दिया। लाइफ में कोई खतरा नहीं है, जीवन संकट नहीं है। एक्सीडेंट है, हाथ पैर हड्डी टूट जाएगी, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है स्पैम ऑफ पाम की। स्पैम ऑफ पाम की हमको ज़रूरत पड़ती है। हार्ट लाइन से भी हम नापते हैं, 0, 5 यहाँ से भी नापते हैं, और ब्रेन लाइन पे भी नापते हैं। ब्रेन लाइन पे भी कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि हम यहाँ पे इसलिए आ गए क्योंकि हमको स्पैम ऑफ पाम समझाना था आपको। ब्रेन लाइन पे भी जब हम इसको मेजरमेंट करते हैं, ब्रेन लाइन पे भी हम मेजरमेंट करते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 30, 35, 40, 45, 50, 55। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेन लाइन ब्रेक है, तो सिर में कोई चोट लगेगी,
सिर में या चेहरे में कोई चोट लगेगी। अगर ब्रेन लाइन ब्रेक है तो सिर या चेहरे पे चोट लगेगी, किस एज पे लगेगी हमने नाप लिया। ठीक है, तब हमको जरूरत पड़ेगी स्पैम ऑफ पाम की। क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हर्ष? किसी को कोई क्वेश्चन? बताइए। सर वैसे तो ये पूरा समझ में आ गया है, बस थोड़ा सा ना जो ये मेजरमेंट करने वाला है ना, वो थोड़ा लग रहा है कि कैसे कर पाएंगे, मतलब 0 से स्टार्ट करके कैसे समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी एज आ रही है। भेज दिया हमने। राणा की पुतली फ्री नहीं, पल में चेतक मुड़ जाता था। हमने ग्रुप में भेज दिया, देख लीजिएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ें आ जाएंगी। अंकिता जी, अंकिता जी, अंकिता जी, अंकिता जी क्लास से चली गई। अंकिता जी, अच्छा अच्छा अच्छा, देर में आंसर आया। अंकिता जी, आपका क्वेश्चन था ना वो क्या कहते हैं, क्या था क्वेश्चन? डिग्री वाला। बता देंगे, उसके लिए वरी मत होइए, 10 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा सर। ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गया। स्पैम ऑफ पाम का सर हमने। एक चीज पूछनी है। हाँ सर जैसे आपने ये बताया कि जैसे ये हम लाइफ लाइन से देखते हैं, तो अगर किसी की ब्रेक होती है हाँ। तो उससे पता चलता है कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कोई जान का खतरा हो सकता है। बट अगर किसी की लाइफ लाइन ऐसी होती है वो ब्रेक नहीं होती है, बट उसमें से और लाइन्स निकल रही होती हैं, जैसे पेड़ की टहनी तरीके की, तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब ब्रेक वो कहीं से नहीं हो रही होती है, बस एक इधर साइड साइड से लाइनें निकल रही होती है, एक पेड़ की टहनी की तरह, ऐसे नीचे की तरफ। ये हाँ जी, ऐसे। हाँ जी, हाँ। देखिए, एक सिंपल प्रिंसिपल है। जितनी भी हाथ से जितनी भी वर्टिकल लाइंस, कहीं से भी वर्टिकल लाइंस जा रही हैं, कहीं से भी वर्टिकल लाइन होंगी ऊपर जितनी भी जा रही हैं, ये शुभ होती हैं। और जितनी भी लाइंस नीचे की ओर आती हैं, ये शुभ नहीं होती हैं। लेकिन केवल एक लाइन को छोड़ के, और वो होती है लाइफ लाइन से यहाँ से एक जो लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये वो लाइन होती है जिसको कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म कहीं और होता है, उसका ऑक्यूपेशन, कमाई का जो वो है, वो कहीं और से होता है। उनके व्यक्तियों के हाथ में ऐसी लाइन्स होती हैं, या जो फॉरेन में जाके, विदेश में जाके कमाते हैं, उनके हाथ में भी इस तरीके की लाइन्स होती हैं। जो आपने बात कही, इस तरह से जो लाइन्स नीचे की ओर जा रही हैं, वो पर्टिकुलर किस पोर्शन से जा रही हैं देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कहीं ऊपर है तो अच्छा नहीं है। नीचे अगर जा रही है, इस वाले पोर्शन से अगर नीचे गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर मिड ऑफ पाम से अगर नीचे की ओर है तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम माउंट पे। हाथ के अंदर आ चुके हैं आप, बाहर से अंदर आ चुके हैं। मतलब सर अगर मिड ऑफ लाइफ लाइन से नीचे की तरफ जा रही होंगी तो वो अच्छी नहीं है। हाँ, वो अच्छी नहीं है। पिक्चर भेजिएगा, उसको देख लेंगे इसका व्यू। ठीक है गुरुजी। हाँ बताइए। ये क्वेश्चन पर आपने जो पिक्चर भेजी है अभी, हाँ, तो उसमें जीवन रेखा से जो लाइन बह गई है, इसमें जो नंबर्स दिए हैं 21, 28, 32, हाँ, और उसके जस्ट पैरेलल में 31 दिया, 33 दिया, तो ये क्या है सर? अभी आ रहे हैं, उस लाइन पे भी आ रहे हैं।
सर थोड़ा ब्लर हो रहा है आपका बोर्ड, क्या हो रहा है? धुंधला। ब्लर हो रहा है? आप ठीक है, आप ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ से कोई, इस एंड से कोई दिक्कत नहीं। हम्म। इसमें देखिए समझने वाली बात है, समझा देते हैं हम, कंफ्यूजन नहीं है। लाइफ लाइन 0 5 यहाँ से स्टार्ट होती है और लक लाइन का जो 0 आता है वो यहाँ पे आता है। 5 10 15 क्लियर। और ऊपर की जो लाइन देखिए उसमें ब्लैक, ब्लू और रेड 3 कलर अलग अलग दिए हुए हैं। ऊपर वाली लाइन के जो दिए हुए हैं वो अलग है, वो हार्ट लाइन का है। फिर उसके बाद एक लाइन और दी है, ये ब्रेन लाइन की मेजरमेंट है, तो वो अलग अलग है। ब्रेन लाइन का उधर देखिए, उधर 0, ब्रेन लाइन भी इधर से शुरू होगी। हार्ट लाइन भी 0 यहाँ से स्टार्ट है, हार्ट लाइन का 0 यहाँ से, ब्रेन लाइन का भी 0 यहाँ से, जिसको कहते हैं ना ओरिजिन, मतलब इसका जो वो है उद्गम, वो यहाँ से, और हार्ट लाइन का यहाँ से, लाइफ लाइन का भी यहाँ से, लेकिन केवल लक लाइन का जो है वो यहाँ से। लक लाइन नीचे से स्टार्ट होता है 0 और ऊपर तक गया है, ठीक है। इसमें उल्टा चलता है, लाइफ लाइन का 0 यहाँ से है लेकिन लक लाइन का 0 नीचे से है। लक लाइन नीचे से ऊपर चलती है, लाइफ लाइन ऊपर से नीचे आती है। ब्रेन लाइन थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच से निकल के यहाँ पे आती है। ओके, क्लियर। इस इमेज को लेके अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसमें साफ साफ सीधे सीधे दिया हुआ हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा एरो के साथ में, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, और सारे माउंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो गुरुजी ये जो दिए हुए हैं रेखाएं, हाँ, इन रेखाओं की उम्र के हिसाब से अगर कहीं पे कुछ क्रॉस है तो उस हिसाब से वहाँ पर उसको पर्टिकुलर जीवन में या मस्तिष्क में या हृदय से संबंधित कुछ रोग या प्रतिरोग हो सकता है। यस, बिल्कुल। या वहाँ पे कोई काला तिल हो, जैसे काले तिल अशुभ माने गए, वाइट और रेड कलर का तिल अगर है तो वो शुभ है। या वहाँ पे लाइन ब्रेक हो या आइलैंड हो, आइलैंड भी अच्छी बात नहीं होती है। मान लीजिए लाइफ लाइन में आइलैंड बना हुआ हो, इस तरह से आइलैंड बना हुआ हो तो आइलैंड भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, और अगर मान लीजिए ब्रेन लाइन में आइलैंड बना है, इस तरह वो लक लाइन में आइलैंड बना है, तो लक लाइन में अगर आइलैंड बना है तो हम मेजरिंग करेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे उसकी एज आती है 25 साल, ठीक है, और यहाँ पे उसकी एज आती है 40 साल, तो बीच का 35 साल, 10 साल का ले लेते हैं, 35 साल नीचे से ऊपर जा रहा है, लक लाइन जो है नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे 25 साल एज आई, आइलैंड स्टार्ट होने से पहले 25 साल एज आई, आइलैंड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे 35 साल एज आई, तो बीच में 10 साल का ये जो स्पैन है, 10 साल का ये जो स्पैन है, तो 10 साल आइलैंड का स्पैन है। 10 इयर्स स्पैन जो है वो 10 इयर्स लक लाइन में आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है। तो 10 साल दुर्भाग्यवश आइलैंड मीन्स कि है गुरुजी, आइलैंड मीन्स ट्रायंगल टाइप। आइलैंड मीन्स द्वीप। आइलैंड मीन्स द्वीप।
अगर इसको बड़े फिगर में इसमें यहाँ पे करके दिखाएं, इस तरह से लाइन है, इस तरीके का कोई आइलैंड बना है। अच्छा ये आइलैंड हुआ। तो कहने का मतलब ये है 25 साल जहाँ पे आइलैंड स्टार्ट हुआ और 35 साल जहाँ पे आइलैंड ख़त्म हुआ, बीच में यहाँ पे आएगा, बीच में 30 साल ये आया, तो ये 10 साल का स्पैन है। आइलैंड जो है ये 10 साल का है। आपने मेजर किया कि ये 10 साल आइलैंड जो है ये 10 साल दिखा रहा है, तो 10 साल उसके बड़े दुर्भाग्यशाली रहेंगे, उसको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। और जैसे ही 10 साल बीतेंगे तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो 10 साल, 5 साल, 7 साल, जितना बड़ा भी आइलैंड हो, ये तो नापने के बाद सही पता चलेगा, तो उतने साल उसको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे ही वो पीरियड बीत जाएगा तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग माउंट पे। यहाँ तक क्लियर? अगर सर फिंगर्स के बीच में तिल हो तो उसका क्या डिपिक्ट करता है? फिंगर्स के बीच में, फिंगर्स के बीच में कौन सी फिंगर के, कौन सी फिंगर? जैसे जो दो अनामिका बीच की दो फिंगर्स के बीच में तिल हो। कौन 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 सी? सेकंड। ये और ये कौन कौन सी फिंगर? अनामिका के ऊपर तिल हो तो? अनामिका में? हाँ जी। यहाँ पे किस जगह पे, ऊपर कि नीचे? बीच की तरफ, जैसे यहाँ बीच पे? में जो गैप है उसमें। ओके 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 ओके, इस जगह, यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। ओके। ये सूर्य की उंगली है, ये शनि की, ठीक है? तो सूर्य और शनि के बीच में ब्लैक कलर का तिल है, ब्राउन कलर का। हाँ ब्राउन कलर का है तो चिंता की बात नहीं है। ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर का अच्छा नहीं होता है। रेड और ब्राउन और वाइट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। अभी माउंट वाले सन के फिंगर में रेड कलर का हो सेकंड वाले रो में, तो वो अच्छा होता है, शुभ हाँ, होता है कि अशुभ होता है? अच्छा होता है, अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। ब्लैक कलर का नहीं अच्छा होता है। अभी माउंट पे आएंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। माउंट इसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट है माउंट का। तो माउंट वाले जैसे ही पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे माउंट जितनी भी चीज़ें हैं सब माउंट के अंदर हैं। टिल जो बता रही हैं सब पार्ट में आ रहे हैं, माउंट के पार्ट में आ रहे हैं। वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमने जो पिक्चर आपको भेजी है उसमें माउंट भी दिया हुआ है। ये वाला जो स्थान होता है ये शुक्र का माउंट है। शू लिखे दे रहे हैं, इस तरह से समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा जगह लेगा। इसके ठीक सामने लिटिल फिंगर के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये चंद्रमा का है, ठीक है? मंगल, ये मंगल का स्थान है, ये निम्न मंगल है। मंगल के दो होते हैं, ये उच्च मंगल है, ये वाला उच्च मंगल है। बल्कि ये पूरी पट्टी मंगल की होती है, ये पूरी पट्टी जो है मंगल की है। ये केतु का है और ये राहु का स्थान है। ये पर्वत यहाँ पे जो माउंट है इंडेक्स फिंगर के नीचे, ये गुरु है। मिडिल फिंगर जो है महाराज, शनि महाराज। और अनामिका, रिंग फिंगर जो है वो सूर्य की है।
और लिटिल फिंगर जो है वो बुध की है। गुरुजी, ये केतु का जो स्थान होता है, हाँ ये मणिबंध के ऊपर रहता है। हाँ, मणिबंध के, हाँ मणिबंध से हाथ खत्म है, मणिबंध के नीचे कुछ नहीं होता। मणिबंध, अच्छा। मणिबंध के ठीक ऊपर केतु का स्थान होता है। अब ये जो माउंट दिए हुए हैं, इन पर्टिकुलर माउंट के अंदर अगर कोई शुभ या अशुभ चिन्ह होता है तो उसी ग्रह के अकॉर्डिंग वो अपना रिजल्ट देता है। जैसे कि अभी आपने जो कहा कि ब्राउन कलर का तिल जो है वो यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। ब्राउन कलर का तिल जो बना हुआ है ये सूर्य और शनि के बीच में बना हुआ है। सूर्य और शनि के बीच में बने होने से ये अपना सूर्य और शनि का मिला जुला प्रभाव देंगे, क्योंकि दोनों के बीच में है। तो सूर्य और शनि के जो रिजल्ट्स होते हैं वो आगे आने वाले चैप्टर में बताएंगे कि सूर्य और शनि के रिजल्ट क्या क्या होते हैं, नेचर ऑफ प्लैनेट क्या होता है। अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो डिलीवरी करते हैं व्यक्ति के जीवन में, जो भी उनको डिलीवरी करना हो, अच्छी डिलीवरी करनी हो या बुरी डिलीवरी करनी हो, तो वो जो भी करते हैं तो वो मिला जुला रहेगा सूर्य और शनि का आपके जीवन में। और चूँकि ब्राउन और रेड कलर का तिल है तो वो ठीक ही डिलीवर करेंगे। ब्लैक अगर होता तो अच्छी नहीं थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए स्पॉट शुक्र के स्थान पे स्पॉट होगा, ब्लैक कलर का स्पॉट होगा तो अच्छा नहीं माना गया। ब्लैक कलर का स्पॉट होगा तो ऐसा व्यक्ति, शुक्र के जो रिजल्ट्स होते हैं, शुक्र क्या देता है, लग्जरी आइटम, एरिस्टोक्रेट लाइफ, फैशन, हैं, इस तरीके की ये सारी चीज़ें देता है शुक्र। तो यहाँ पे अगर शुभ साइन होंगे तो बढ़िया जीवन देगा, अशुभ साइन होंगे, ब्लैक कलर का स्पॉट वगैरह कुछ होगा, टिल होगा या क्रॉस होगा या क्रूज होगा, कुछ भी ऐसा चिन्ह होगा, कट्टम कार्ड बना होगा तो अशुभ फल देगा। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर में इसको और क्लैरिटी के साथ में समझाएंगे। और अब ये बताइए, यहाँ तक जो आपको बताया स्पैम ऑफ पाम बताया, उसकी फिगर भेजिए, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? प्रीति जी, आपका कोई क्वेश्चन? ये जो पर्वतों पे आपने बताया ना, पर्वत, हाँ, पर्वत पे आपने अभी शुभ और शुभ चिन्हों का अधिकार बताएंगे क्या? पर्वत पे, हाँ, अभी ख़त्म कहाँ हुआ है वो, अभी बहुत लंबा चैप्टर है ये, करीबन आधा घंटा लगेगा इसमें और भी बताने में। माउंट में ही तो खेल होता है, कुछ के उभरे हुए माउंट होते हैं। अभी तो ये भी तो बताना है कि शुक्र अगर ज़्यादा उभरा हुआ होगा, चंद्रमा ज़्यादा उभरा हुआ होगा तो वॉट, सो वॉट। बहुत से लोगों का देखिए, ये भी यहाँ पे भी खूब उभरा होता है, यहाँ पे भी खूब उभरा होता है, दोनों ऐसे उभरे होते हैं कि बिल्कुल ऐसे दोनों पर्वत ऐसे आके टकरा रहे हैं, शुक्र और चंद्रमा, और बीच में दबा हुआ है। ये भी हिस्सा खूब उठा है, ये भी हिस्सा खूब उठा है। तो शुक्र और चंद्रमा, शुक्र क्या देता है, भोग विलास, ऐश्वर्य, वैभव, और चंद्रमा क्या देता है, ब्यूटीनेस। चंद्रमा क्या देता है, हैप्पीनेस। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है भोगी भी होता है। अगर यहाँ का भी माउंट उठा हुआ है, यहाँ का भी माउंट उठा हुआ है, दोनों माउंट उठे हुए हैं, दोनों आके बिल्कुल ऐसा गैप कम कर रहे हैं यहाँ का, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत विलासी टाइप का होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आगे आने वाली हैं। इसी तरीके से जैसे गुरु का माउंट अगर है, गुरु का माउंट अगर यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के नीचे उभार ज़्यादा है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो तर्कशील होता है, ज्ञानी होता है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका अच्छा होता है। किसको कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं कि मतलब बहुत क्विक डिसीजन लेने वाला भी होता है। शनि का माउंट बहुत उभरा अच्छा नहीं माना गया है, नॉर्मल हो लेकिन दबा भी हो ना हो। ऐसे सूर्य का माउंट भी बहुत ज़्यादा दबा हुआ ना हो,
नॉर्मल हो, ठीक है। तो वो भी सारी चीज़ें अभी बतानी है आपको। मंगल से रिलेटेड, मंगल का भी बाउंड अगर ज़्यादा उभरा हुआ होगा तो वही चीज़ होती है, झगड़ा झमेला झंझट, ऐसा व्यक्ति झगड़े झमेले वाला होता है, मारपीट में होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। तो अभी पूरा आधा घंटे का चैप्टर बाकी है अमाउंट का, फिर उसके बाद में हम आपके लाइंस में आएंगे, ठीक है। प्रीति जी, आपका कोई क्वेश्चन? प्रीति जी, जी भैया। आपका कोई क्वेश्चन? नहीं भैया, कोई क्वेश्चन नहीं। समझ में आया लाइंस आज? जी भैया। और कोई किसी का क्वेश्चन? रुचि जी, आपका? नो सर। मंडे को आइए फिर आप, हैं, हम तो सुबह फ्री हो जाएंगे 11-12 बजे तक, ठीक है। ठीक है सर, हम दिन में ही मिलते हैं आपसे। दिन में मतलब वही 3-4-5 बजे करीब, हैं? वही 4 बजे के आसपास। हाँ ठीक है, 4 बजे। हाँ ठीक है। और कल की क्लास का बताइए, कल को सभी लोग हैं कल की क्लास में? अभी से बता दो भाई। जी 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 सर, इसी समय पे। ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट, राम राम। ओके सर, नमस्ते। नमस्ते। ओके सर, ओके सर, नमस्ते, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बंद करो आके इसको, बंद करो आके, बंद करो आके। गुड नाइट सर, कैसे कह रहे थे सब लोग? हटा, बंद कर दो। जाओ सो जाओ जाकर। माँ यहीं आ जाओ। पंखे सारे सही हो गए, यहाँ का जो धीमे धीमे चलता था ना, आज हमने सही कर दिया। इसी को कहते हैं लैलू मेरा प्यारा, लैलू मेरा प्यारा, आज चुकी का पापा, आज चुकी का, अरे अमीरा लैलू, कल तुमको हन्नू हन्नू करवा देंगे, छुंदर छुंदर हन्नू हन्नू, लैलू लैलू।